नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर एक बार पुनः आपका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने साख नियंत्रण की परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम साख नियंत्रण की गुणात्मक रीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुणात्मक रीतियों में जो पहली रीति है वो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनित साख नियंत्रण। और चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत कई तरह की रीतियाँ आती हैं, उनका हम उल्लेख कर रहे हैं। पहला है डिफरेंशियल डिस्काउंट रेट, विभिन्न ब्याज तथा कटौती दरें। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि गुणात्मक रीतियों में जो प्रभाव है वो हर सेक्टर पे अलग अलग पड़ता है, हर संस्था पे अलग अलग पड़ता है। जिसको हमको बूस्ट करना हो उसके लिए हम इजी कर देते हैं, जिन पे हमको कंट्रोल करना हो उनके लिए हम टफ कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिन सेक्टर्स को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं उन सेक्टर्स के लिए हम ब्याज दरें कम कर देते हैं, कटौती दरें कम कर देते हैं। और जिन क्षेत्रों को हम हतोत्साहित करना चाहते हैं, महंगाई बढ़ रही हो, कंज्यूमर जो सेक्टर हैं उन पे हम लोन महंगा करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम अलग ब्याज दर कर दें। अगर आपको कृषि लोन लेना है तो आपके लिए ब्याज दर कम लगेगी। अगर आपको होम लोन लेना है तो भी आपके लिए ब्याज दर कम रहेगी, क्योंकि हम हाउसिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो पर्सनल लोन है या जो गैजेट्स लोन हैं उनकी दरें आप ज़्यादा कर देते हो, तो वो लोन कम लिए जाएंगे, उनकी दरें अधिक होंगी, तो वो हतोत्साहित होंगे। नेक्स्ट है फिक्सिंग ऑफ मार्जिन या अंतर निर्धारण। देखिए, जब आप किसी बैंक के पास जाते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं ऋण लेने के लिए, तो वो आपसे गिरवी या मोर्गेज के रूप में कुछ सिक्योरिटीज़, कुछ लैंड, गोल्ड, कुछ एसेट्स आपकी रखते हैं। तो अब नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में अगर हम चाहते हैं कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा जाएं, तो जो फिक्सिंग और मार्जिन होगी वो कम होगी। मान लीजिए किसी संपत्ति की वैल्यू 100 है तो 70% तक उसको लोन दे दिया जाता है। लेकिन अगर हमको ऋणों को हतोत्साहित करना, तो ये जो रेट इसको हम कम कर देते हैं। 70% की जगह हम फिक्सिंग और मार्जिन को बढ़ा देते हैं। 60%, 50%, मतलब 100 रुपये की आप चीज़ रखो, उस पर आपको ऋण 50 रुपये मिलेगा। पहले ये जो ऋण आपको 70 रुपये मिल रहा था, 80 रुपये मिल रहा था, वो घट के 50, घट के 40। तो ऐसी स्थिति में जितनी प्रॉपर्टी पे कोई व्यक्ति लोन ले सकता था, वो लोन लेने की उसकी क्षमता को कम कर दिया जाता है, जिससे कि मांग और पूर्ति प्रभावित होती है। नेक्स्ट है प्री इम्पोर्ट डिपॉजिट। आप अपने लोगों ने या आप आगे की क्लास में नेक्स्ट ईयर बीकॉम फाइनल में आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है तो हमको बैंकों की सहायता लेनी पड़ती है, साख पत्रों के लिए भी लेनी पड़ती है, पैसों की गारंटी भी लेनी पड़ती है। तो अब आयात पूर्व जमा की व्यवस्था में यहाँ पे ये है कि अगर बैंक चाहे तो ये जो आयात पूर्व जो पैसा जमा करते हैं, भाई आप कोई चीज़ आयात कर रहे हो तो उस आयात का आपको पहले से पेमेंट करना है, तो इसको स्ट्रिक्टली लागू कर सकते हैं, इसमें ढील दे सकते हैं। तो जिस चीज़ का इंपोर्ट इनको करवाना हो तो उसमें ढील दे देते हैं, जिस पे रोक लगानी हो तो उस पर ये जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है ऋणों की प्राप्ति पर नियंत्रण। जो ऋण आवंटित किए जा रहे हैं, जो ऋण दिए जा रहे हैं या जिन ऋणों पे स्वीकृति की जा रही है उनकी स्वीकृति कम कर देते हैं, ऋण का बांटना कम कर देते हैं, ऋण देने के लिए जो राशि है उसको सीमित कर देते हैं। लास्ट है ऋणों की स्वीकृति एंड जांच। अगर लोन बांटने हो तो ऋणों की स्वीकृति ज़्यादा हो जाती है, जो जांच है, इंस्पेक्शन है, वो कम किए जाते हैं। और अगर हमको हतोत्साहित करना हो, महंगाई को रोक लगानी हो, तो फिर इन की जो स्वीकृति है वो टाइट कर दी जाती है, ज़्यादा इंस्पेक्शन किए जाते हैं, कम लोन फाइल पास की जाती है। तो ये था सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके बाद में हम देखते हैं साख का संभाजन, जिसको हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। देखिए, राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या करती है, आरबीआई ये निश्चित कर देती है कि हर बैंक अपना जो ऋण देगी वो किस सेक्टर को कितना देगी ये पहले से तय हो जाता है। तो उसको बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। लाइक 40% यू हैव टू बी गिव टू प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, जो कृषि है, कृषि से संबंधित है, डेयरी है, पशुपालन है,
मच्छी पालन है, कुक्कुट पालन है, तो इन सब के लिए आप जितना भी लोन देते हो उसका एटलीस्ट आपको 40% देना होगा। तो इस प्रकार से राशनिंग कर दी जाती है, लोन को बांट दिया जाता है कि किस सेक्टर को कितना लोन दिया जाएगा। तो ये आता है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर। नेक्स्ट है प्रचार। देखिए पब्लिसिटी के अंतर्गत आरबीआई के पास जो नियम होते हैं जिनके द्वारा आरबीआई जो बैंक्स हैं, जो मॉनेटरी मार्केट है, उसको कंट्रोल करती है। तो आरबीआई अपने नियमों का, अपने जो कठोर नियम बनाए या सरल नियम बनाए हैं, ऋणों पे रोक लगाई है या ऋणों का विस्तार किया, तो उसके बारे में कॉन्फ्रेंस करवाती है, सेमिनार्स करवाती हैं, कई तरह के कैंपेन चलाती है ताकि नॉर्मल पब्लिक्स को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, जो प्लेयर्स हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको इसकी जानकारी पहुँचे। नेक्स्ट है मॉरल परसुएशन या नैतिक अनुनय। देखिए मॉरल परसुएशन या नैतिक अनुनय के अंतर्गत आरबीआई बार बार पत्र लिख के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो बैंक्स हैं, उनको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप नियमों का अक्षर पालन नहीं करेंगे तो ये हमारे देश के लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है, या देश की खातिर या देश की जनता खातिर, देश के आर्थिक विकास की खातिर आप इन सभी नियमों का या जो आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करती है, इनको आप फॉलो करें और अपने देश की ग्रोथ में योगदान दें। और लास्ट है डायरेक्ट एक्शन। देखिए ये जो डायरेक्ट एक्शन है ये बहुत रेयरली सीन होता है, लेकिन आरबीआई को ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत परमिशन दी गई है कि अगर आप सारे जो तरीके हैं, जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, पब्लिसिटी है, मॉरल परसुएशन के बावजूद भी अगर बैंक्स जो नियम बनाए जा रहे हैं देश हित के लिए, अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अगर उसको कोई बैंक या इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं कर रहा, तो आरबीआई हैज़ पावर टू टेक सम करेक्टिव एक्शन, सम डायरेक्ट एक्शन, सम फोर्सफुली एक्शन, इन विच इनके अंतर्गत जो ये कठिन एक्शन लिए जाते हैं, डायरेक्ट एक्शन लिए जाते हैं, तो इनके अंतर्गत आरबीआई चाहती है तो बैंक्स पे फाइन्स लगा सकती है, जो लोन डिसबर्समेंट है उस पे रोक लगा देती है, आगे लोन जारी नहीं कर सकती, उनकी जमाओं पे रोक लगाई जा सकती है, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से किसी को हटाया जा सकता है, प्रबंध निदेशक तक को हटा दिया जा सकता है, उसकी जगह आरबीआई अपने मेंबर को नॉमिनेट भी कर सकती है। और अगर फिर भी लगे आरबीआई को कि इतने जो सारे टूल्स हैं इनको अपनाने के बावजूद भी अगर स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं हैं पर्टिकुलर फाइनेंस इंस्टीट्यूट के साथ, तो वो डायरेक्ट एक्शन लेके उनके लाइसेंस तक भी कैंसिल कर सकती है। तो बच्चों, हमने पिछले और इस वीडियो में, दोनों वीडियो में हमने जो कवर किया है वो किया है कि किस रीतियाँ या किन विधियों के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल की जाती है आरबीआई के द्वारा। परिमाणात्मक रीतियाँ हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। गुणात्मक रीतियों में हमने चयनित साख, नियंत्रण, साख का संभाजन, प्रचार, नैतिक अनुनय, डायरेक्ट शिक्षण, ये सारी प्रक्रियाँ हमने देखी है। अब आपके लिए इससे संबंधित एक असाइनमेंट है कि आप जो पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं कि आरबीआई बाई मंथली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, उसका रिव्यू करती है। तो जो लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है वो कब होगी? अभी आरबीआई की जो बैंक रेट की दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर, सीआरआर की दरें क्या हैं वो आप ढूंढें। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण इत्यादि की सहायता ले सकते हैं। तो आप ये ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।